Hi, welcome to CompTIA Security Plus certification. This is SY0601. कंप्लीट ट्रेनिंग कोर्स आज मॉड्यूल 3 का लास्ट लेक्चर है हमारा, लेक्चर नंबर 29, और हम आज पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बात करेंगे। ये हमारा पूरा प्लान था मॉड्यूल 3 का, जो कि इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर बात करता है। अब इसके अंदर हमने सिक्योर प्रोटोकॉल्स कवर किया, फिर एप्लीकेशन सिक्योरिटी सॉल्यूशंस कवर किया, सिक्योर नेटवर्क डिज़ाइन, फिर वायरलेस सिक्योरिटी, सिक्योर मोबाइल सॉल्यूशंस, फिर हमारे पास था क्लाउड साइबर सिक्योरिटी, आइडेंटिटी एंड अकाउंट मैनेजमेंट, ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन, और आज हमारा फाइनल लेक्चर है मॉड्यूल नंबर 3 का, विच इज़ पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर। अब पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर जो हमारे पास पहली चीज़ है, जिसे हम PKI इंफ्रास्ट्रक्चर भी कहते हैं, ये करंट इसका वर्जन जो है वो वर्जन 3 है। ये जहन में रखें, जब भी आप किसी भी डिजिटल सर्टिफिकेट्स को या सर्टिफिकेट अथॉरिटी के इशूड सर्टिफिकेट्स की बात करेंगे तो हमें पता है कि इसका वर्जन X509 है और लेटेस्ट वर्जन 3 है। It's a set of people, systems and policies and procedures that support the distribution and use of the public keys and digital certificates in order to verify the authenticity of an application या उस प्रोग्राम के लिए। Now, organizations implement करती हैं PKI को to enable the use of encryption, authentication, digital signatures उनकी applications के लिए या उनके सॉफ्टवेयर्स के लिए। नाउ पब्लिक की क्रिप्टोग्राफिक स्टैंडर्ड्स जो हैं, ये सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स हैं जो कि क्रिएट किए गए हैं RSA से, जो आपके पता है कि RSA एक इंडस्ट्री लीडर है व्हेन इट कम्स टू सिक्योरिटी एंड स्टफ। फिर हम देखते हैं आगे कि डिजिटल सर्टिफिकेट्स क्या होते हैं। लेकिन डिजिटल सर्टिफिकेट से पहले हम लोगों को ये चीज़ समझनी होगी कि हमने इससे पहले जो कवर किया था, जिसके अंदर हमने क्रिप्टोग्राफी और क्रिप्टोग्राफिक यूज़ को हमने देखा था, तो उसके लिए हमने पिछले लेक्चर्स में कवर किया था कि एनक्रिप्शन जब हम यूज़ करते हैं तो वो हम कॉन्फिडेंशियलिटी के लिए यूज़ करते हैं, हैशिंग जब यूज़ करते हैं तो वो इंटेग्रिटी के लिए यूज़ होती है, और जब डिजिटल सिग्नेचर्स यूज़ होते हैं तो नॉन रिप्रोड्यूशन के लिए होते हैं। डिजिटल सर्टिफिकेट्स हैं ऑथेंटिकेशन के लिए, तो इसके अंदर कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी, नॉन रेप्यूडिएशन और ऑथेंटिकेशन, ये जहन में रखें। फिर जस्ट टू रिमाइंड यू अगेन, हमने फिर इसके बाद बात की थी एनक्रिप्शन की, जिसके अंदर हमारे पास सिमेट्रिक एनक्रिप्शन थी और फिर हमारे पास एसिमेट्रिक एनक्रिप्शन थी। सिमेट्रिक एनक्रिप्शन के अंदर हम एक सिंगल की यूज़ करते हैं टू एनक्रिप्ट और डीक्रिप्ट, उसके लार्ज ब्लॉक साइज होते हैं। डिसएडवांटेज क्या है कि उसका की डिस्ट्रीब्यूशन जो है, उसकी स्केलेबिलिटी इतने आराम से नहीं हो सकती। एसिमेट्रिक एनक्रिप्शन के अंदर एक पब्लिक की यूज़ होती है, एक प्राइवेट की यूज़ होती है, लेकिन ऑफ कोर्स उसके लिए हमें ज़्यादा प्रोसेसिंग पावर चाहिए होती है। इसके बाद हमने बात की थी हैशिंग की, तो हैशिंग को आप जहन में रखें इस तरह के लिए कि ये इंटेग्रिटी के लिए यूज़ होता है और इसकी एक यूनिक या फिक्स लेंथ होती है जो कि मैच करती है टुवर्ड्स दी फाइल जब हम उसका चेकसम या कुछ भी करते हैं इन ऑर्डर टू वेरीफाई द इंटेग्रिटी ऑफ द थिंग। अब डिजिटल सर्टिफिकेट्स क्या होते हैं? डिजिटल सर्टिफिकेट्स हमने पढ़ा था कि they are used to generate the private key and to associate a public key with the correction of other components जो भी उसके साथ थे। अब ये हमारे पास एक सर्टिफिकेट, ट्रस्टेड सर्टिफिकेट अथॉरिटी से एक सर्टिफिकेट इशू होता है और वो हमें एक वेब ऑफ ट्रस्ट देता है टुवर्ड्स यूटिलाइजिंग दीज थिंग्स। अब इसके साथ साथ आप ये भी देखें कि सर्टिफिकेट जब भी कोई इशू होगा तो वो हमेशा एक सर्टिफिकेट अथॉरिटी इशू करती है, जो कि हमें एक वेब ऑफ ट्रस्ट बनाता है, सेल्फ जनरेटेड एंड सेल्फ साइंड। नाउ सर्टिफिकेट जो होता है, इट हैज़ अ यूनिक आईडी फॉर यूजर्स, डिवाइसेस, एप्लीकेशन एंड सर्विसेज। तो हम कोई भी जो भी एप्लीकेशन, कोई भी डिवाइस या सर्विस यूज़ कर रहे हैं, उसके लिए हम एक यूनिक सर्टिफिकेट लेके आते हैं। अब एक नॉर्मल सर्टिफिकेट के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं वो हमें यहाँ पे नज़र आती हैं कि हमें एक थंबप्रिंट होता है किसी भी सर्टिफिकेट का, वो कि उसकी हैश वैल्यू होती है सर्टिफिकेट की, जो कि उसे यूनिकली आइडेंटिफाई करती है। फिर हमारे पास एक सर्टिफिकेट का सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के अंदर नेम ऑफ द सर्टिफिकेट होता है और यूजुअली वो स्टार्ट हो रहा होता है CN से या DN से या 0 से या OU से। नाउ इशूअर जो है वो एंटिटी होती है जिसने हमारा वो सर्टिफिकेट इशू किया है। SAN है एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट द सर्टिफिकेट। की यूजेज है व्हाट द सिक्योरिटी कैन बी यूज्ड फॉर, कि आप वो सर्टिफिकेट किस चीज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं।
वर्जन इसका X509 सर्टिफिकेट है और उसका मैं बता चुका हूँ कि वर्जन जो 3 है वो अभी इस वक्त चल रहा है। वैलिड फॉर्म हमें बताता है उसकी वैलिडिटी सर्टिफिकेट की। CRL डिस्ट्रीब्यूशन है कि लोकेशन जहाँ से वो सर्टिफिकेट इशू या रिवोक किया गया है। पब्लिक की उसकी पब्लिक की होती है, और जब हम एल्गोरिदम की बात करते हैं तो एल्गोरिदम इज यूज्ड टू साइन द सर्टिफिकेट। इसके बाद हमारे पास आ गए हैं सर्टिफिकेट फॉर्मेट्स। अब सर्टिफिकेट डिफरेंट फॉर्मेट्स के होते हैं और उससे हम उन्हें पहचानते हैं कि ये किस किस्म का सर्टिफिकेट। इसमें जो पहली टाइप हमारे पास आती है वो है PEM, जिसे हम PEM भी कहते हैं। जब भी आप किसी सर्टिफिकेट को देखेंगे जिसकी एक्सटेंशन .PEMO, .CERO, .CRTO या .KEYO, तो वो PEM सर्टिफिकेट होता है। ये सबसे कॉमन सर्टिफिकेट है जो कि यूज़ होता है। इसके अंदर दोनों पब्लिक एंड प्राइवेट की यूज़ होती हैं इन वन फाइल, या उन्हें हम सेपरेट रखते हैं। दूसरा सर्टिफिकेट फॉर्मेट है DER, जिसकी एक्सटेंशन भी .CER और DER होती है। ये बाइनरी फॉर्म है PEM सर्टिफिकेट की, यानी पुराना ये था, उसकी एडवांस्ड और जो लेटेस्ट टर्म है वो PEM है। उसके बाद हमारे पास आता है P7B, जिसे हम PKCS नंबर 7 भी कहते हैं। उसकी एक्सटेंशन आप देखेंगे .P7B, तो इससे आपको पता लग जाएगा ये PKCS 7 है या P7C। इट कंटेन्स द सर्टिफिकेट विदाउट द प्राइवेट की, कि नॉर्मल सर्टिफिकेट होता है, मे बी पब्लिक की इसके अंदर होगी लेकिन प्राइवेट की नहीं होगी। फिर हमारे पास आता है PFX, या उसे हम कहते हैं PKCS नंबर 12। आप यहाँ भी देख सकते हैं कि .12 उसकी एक्सटेंशन होती है या PFX होती है। ये सर्टिफिकेट जो है ये इंटरमीडिएट सर्टिफिकेट है और ये प्राइवेट की भी यूज़ करता है। अब हमारे पास डिफरेंट टाइप के सर्टिफिकेट्स आते हैं, जिसके अंदर हमारे पास पर्सनल सर्टिफिकेट है, हमारे पास मशीन सर्टिफिकेट है, फिर डोमेन का है, ऑर्गेनाइजेशन का है, एक्सटेंडेड वैलिडेशन है, कोड ऑब्जेक्ट साइनिंग है, या ट्रस्टेड इंटरमीडिएट सर्टिफिकेट है। अब पर्सनल जो है वो वेरीफाइज करता है यूज़र आइडेंटिटी एंड जनरली यूज़ होता है ईमेल्स के लिए। मशीन का है वेरीफाइज कोई भी डिवाइस या आइडेंटिटी को। डोमेन का है किसी डोमेन को वेरीफाई करता है। ऑर्गेनाइजेशन का जो है वो किसी भी डोमेन को, डोमेन कंट्रोलर के ऊपर या किसी भी डोमेन की सर्विसेज को ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वेरीफाई करता है। एक्सटेंडेड वैलिडेशन होती है, वेरीफाइज द डोमेन एंड ऑर्गेनाइजेशन सब्जेक्ट टू एडिशनल स्टैंडर्ड ग्लोबलाइजेशन वेरिफिकेशन प्रोसेस। अगर उसका कुछ करना है ग्लोबल, जहाँ पे आपने एप्लीकेशन यूज़ करनी है, वो यहाँ पे होगा। कोड ऑब्जेक्ट साइनिंग का होती है कि वेरीफाइज द ओरिजिनेशन, ओनरशिप एज वेल एज द ऑब्जेक्ट इंटेग्रिटी। नाउ ट्रस्टेड और इंटरमीडिएट होता है आइडेंटिफाइज रूट सर्टिफिकेट अथॉरिटीज। अब अगर आप किसी भी ब्राउज़र के अंदर किसी भी वेबसाइट की का सर्टिफिकेट चेक करना चाहते हैं तो वो आपको इस तरह नज़र आता है कि उसकी वैलिडिटी डेट आपके सामने नज़र आ रही होती है। मैं जैसे ये फेसबुक का चेक कर रहा था, उसकी पब्लिक की नज़र आएगी और उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपको ही नज़र आएगी। अब मैं आपको एक ब्राउज़र के अंदर दिखाने की कोशिश करता हूँ कि आप ये किस तरह सर्टिफिकेट चेक कर सकते हैं अगर आप कोई भी एक सिक्योर वेबसाइट को एक्सेस कर रहे हैं तो। अब जैसे कि आप देख रहे हैं, मैंने eBay खोला है जो कि बहुत फेमस वेबसाइट है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आपको लॉक नज़र आ रहा है। इसका मतलब है कि ये एक सिक्योर वेबसाइट है, इसका कनेक्शन सिक्योर है। अब आपको इसकी डिटेल सर्टिफिकेट की देखनी है तो आप यहाँ पे सर्टिफिकेट पे क्लिक करेंगे और आपको यहाँ पे इसकी इंफॉर्मेशन ये नज़र आना शुरू हो जाएगी। जैसे आप देख रहे हैं सर्टिफिकेट इज़ इंटेंडेड फॉर द फॉलोइंग पर्पसेस, कि उसका पर्पस बताया गया है कि किस चीज़ के लिए ये यूज़ हो रहा है। प्रोवाइड योर आइडेंटिटी टू ए रिमोट कंप्यूटर, एंश्योर्स आइडेंटिटी ऑफ ए रिमोट कंप्यूटर, के दोनों साइड पे ये उसकी आइडेंटिटी को वेरीफाई कर रहा है। इसे इशू किया है DigiCert ने, जो कि RSA अगेन स्टैंडर्ड आपको SHA-256 नज़र आ रहा है, और इसकी वैलिडिटी डेट भी आपको नज़र आ रही है कि 25 अगस्त को ये इशू की गया है और ये 26 अगस्त 2022 तक वैलिड होगा। अब आप अगर इस सर्टिफिकेट की मज़ीद डिटेल देखना चाहते हैं तो आप इसकी डिटेल को क्लिक करेंगे तो आप ये देखें इसका वर्जन यहाँ पे V3 नज़र आ रहा है, जो हमने अभी बात की थी कि इसका लेटेस्ट वर्जन 3 है। फर्दर आपको इसका सर्टिफिकेट यहाँ पे नज़र आएगा, सीरियल नंबर नज़र आएगा, कौन सी SHA-256 के ऊपर है, उसकी इशूअर कौन है, उसकी डिटेल्स आ रही हैं। जैसे मैंने बताया था CNO या C होगा किसी भी सर्टिफिकेट की, इसकी ये एक्सटेंशन इशूअर की वैलिडिटी आपको सर्टिफिकेट की नज़र आ रही है। इसके बाद अगर आप नीचे जाएंगे तो आपको इसकी ये 2048 बिट RSA पब्लिक की भी नज़र आएगी। इसीलिए कहते हैं कि पब्लिक की को या प्राइवेट की को आप सेव करके किसी एक सिक्योर वॉलेट के अंदर रखते हैं, क्योंकि अब ये देखें अगर कोई ये देख भी लेता है, इट्स नॉट दैट ईजी टू मेमोराइज इट। तो ये सारा एक सर्टिफिकेट है कि हम किस तरह इसे एक किसी भी कंप्यूटर के अंदर देखते हैं। चलें, अब ये सर्टिफिकेट आपने इस तरह का देख लिया, अब हम प्रोसीड करते हैं आगे।
अब सर्टिफिकेट पिनिंग क्या है? इट फोर्सेस अ क्लाइंट एप्लीकेशन टू वैलिडेट द सर्वर सर्टिफिकेट अगेंस्ट ए नोन कॉपी। ये मैं अभी दिखाता हूँ कि हम कहाँ पे चेक करते हैं कि एक सर्टिफिकेट की कॉपी आपके सिस्टम के ऊपर होती है, ज़्यादातर एप्लीकेशंस के अंदर या ब्राउजर्स के अंदर प्री इंस्टॉल्ड आती हैं और उसके अगेंस्ट हम इंटरमीडियरी सर्टिफिकेट्स इशू करते हैं। पिनिंग कैन बी प्री लोडेड इनटू द एप्लीकेशन और इट कैन ऑटोमेटिकली पिन व्हेनेवर सर्टिफिकेट और द सर्वर सेंड्स दी ड्यूरिंग द फर्स्ट क्लाइंट कम्युनिकेशन, के जब भी इनका आपस में कोई कम्युनिकेशन होता है क्लाइंट और सर्वर का, वो फौरन अपना सर्टिफिकेट जो भी लेटेस्ट है उसकी तरफ भेज देता है। नाउ प्री लोडिंग प्रोटेक्ट्स द एप्लीकेशंस एज द अटैकर में embed its own certificate upon its first communication। तो इसीलिए पहले से उसके साथ प्री लोड कर दिया जाता है, क्योंकि अगर नहीं हुआ होगा तो कोई भी जो भी अटैकर है वो अपनी तरफ से एक सर्टिफिकेट को भेज के और आपका जितना भी कम्युनिकेशन उस वेबसाइट के ऊपर हो रहा है वो हाईजैक कर सकता है। इट्स एन एडिशनल लेयर ऑफ सिक्योरिटी अगेंस्ट मैन इन द मिडल अटैक्स। तो इसलिए हम सर्टिफिकेट पिनिंग करते हैं। अब ट्रस्टेड सर्टिफिकेट्स क्या होते हैं? ट्रस्टेड सर्टिफिकेट्स को देखने के लिए आप ये देखें कि उसके अंदर हमारे पास डिफरेंट चीज़ें आती हैं, जिसके अंदर सबसे पहले हमारे पास है एनरोलमेंट, फिर वैलिडेशन, सस्पेंशन, रिवोकेशन, रिन्यूअल एंड डिस्ट्रक्शन। अब इन सारी चीज़ों को आपको जहन में होना चाहिए कि क्या टाइप है, उसकी सर्टिफिकेट फेजेस क्या हैं, ताकि हम इसे बेहतर समझ सकें। तो एनरोलमेंट होती है, एनरोलमेंट इनिशिएटेड बाय द यूजर रिक्वेस्ट टू ए सर्टिफिकेट अथॉरिटी, कि हमने एक सर्टिफिकेट रजिस्टर करना है, हम सर्टिफिकेट अथॉरिटी को रीच करेंगे कि हमें इस चीज़ का सर्टिफिकेट चाहिए। हम ऑथेंटिसिटी और लेजिटिमेसी अपनी एप्लीकेशन की या डिवाइस की दिखाएंगे। जब वो सारी चीज़ें वेरीफाई हो जाती हैं, पेपर वर्क आपका कंप्लीट हो जाता है, देन दे इशू ए सर्टिफिकेट फॉर दैट एप्लीकेशन या कोई भी जो डिवाइस है। वैलिडेशन होती है, वंस द सर्टिफिकेट इज इशूड द स्टेटस इज चेक टू वेरीफाई इफ इट्स ऑपरेशनली वैलिड, के जो हमने सर्टिफिकेट इशू किया है वो उसी डिवाइस के ऊपर लगा है और उसी का यूज़ हो रहा है या उसका कुछ और यूज़ है। सस्पेंशन है टेम्परेरी रिवोकेशन अंटिल सर्टिफिकेट प्रॉब्लम इज रिजॉल्व, कि अगर उन्होंने देखा कि कोई वायलेशन आप कर रहे हैं, सर्टिफिकेट किसी और चीज़ का इशू किया गया था, आप कहीं और यूज़ कर रहे हैं, तो वो उसका सर्टिफिकेशन का रिवोकेशन उसकी हो जाती है, सस्पेंशन जिसे हम कहते हैं। नाउ रिवोकेशन है परमानेंटली विड्रॉल ऑफ ए ट्रस्ट बाय द इशूअर अथॉरिटी बिफोर एक्सपायरेशन डेट, के एक्सपायरेशन डेट से पहले ही अगर वो रिवोक कर लेते हैं तो आपका वो सर्टिफिकेट वॉइड हो जाएगा, उसे रिवोकेशन कहते हैं। रिन्यूअल है, सर्टिफिकेट मस्ट बी रिन्यूड प्रायर टू द एक्सपायरेशन डेट, के एक्सपायरेशन से डेट से पहले अगर हम उसे रिन्यू कर देते हैं उसे रिन्यूअल कहते हैं। डिस्ट्रक्शन है, व्हेन ए सर्टिफिकेट इज नो लॉन्गर इन यूज द सर्टिफिकेट एंड इट्स बैकअप कॉपीज शुड बी डिस्ट्रॉयड, कि जो भी उसकी बैकअप कॉपीज वगैरह भी हैं वो डिस्ट्रॉय कर दी जाए। तो हम उसकी कॉपीज भी डिस्ट्रॉय करेंगे और उसके साथ उसकी जो भी एसोसिएटेड प्राइवेट कीज थी वो भी डिस्ट्रॉय कर देंगे। इशुएंस ऑफ सर्टिफिकेट्स है, दे आर जनरेटेड बाय द कमर्शियल एंटिटीज और कुड बी सेल्फ साइंड। अब हमारे पास दो काइंड के सर्टिफिकेट्स होते हैं। एक सर्टिफिकेट होता है जो कि एक सर्टिफिकेट अथॉरिटी ने इशू किया होता है। एक सर्टिफिकेट वो है कि हम जो खुद जनरेट कर सकते हैं, जिसे हम किसी भी वेब एप्लीकेशन के लिए यूज़ करते हैं या किसी भी हम अपने इंटरनल काम के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो उसे भी हम खुद जनरेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि सर्टिफिकेट अथॉरिटी क्या होती है। सर्टिफिकेट अथॉरिटी या डिजिटल सर्टिफिकेट्स इशूड बाय कमर्शियल ट्रस्टेड पार्टीज कॉल्ड सर्टिफिकेट अथॉरिटी, या जिसे हम CA भी कहते हैं। नाउ ब्राउजर्स एंड डिवाइसेस, जिसकी मैं पहले भी बात कर रहा था, ट्रस्ट ए सर्टिफिकेट अथॉरिटी बाय एक्सेप्टिंग द रूट सर्टिफिकेट्स इनटू इट्स रूट स्टोर which is a database of approved CAs which come pre-installed with the browser or devices। के यहाँ पे सर्टिफिकेट्स जो हैं जो कि इशू किए गए सर्टिफिकेट अथॉरिटी से, वो रूट स्टोर में पड़े होते हैं, जो कि एक डेटाबेस होता है अप्रूव्ड बाय सर्टिफिकेट अथॉरिटी, प्री इंस्टॉल्ड आते हैं ब्राउजर्स के ऊपर या डिवाइसेस के ऊपर। ये मैं अभी आपको दिखाता हूँ। सर्टिफिकेट अथॉरिटी यूज दीज प्री इंस्टॉल्ड सर्टिफिकेट्स टू इशू इंटरमीडियरी रूट सर्टिफिकेट्स एंड डिजिटल सर्टिफिकेट्स, यानी जो प्री इंस्टॉल्ड सर्टिफिकेट्स किसी भी डिवाइस के ऊपर ऑलरेडी इन्होंने डाल के भेजे, उन्हें यूज करते हुए इंटरमीडियरी रूट सर्टिफिकेट्स या डिजिटल सर्टिफिकेट्स इशू किए जाते हैं। नाउ सर्टिफिकेट अथॉरिटी रिसीव्स द सर्टिफिकेट रिक्वेस्ट, वैलिडेट द एप्लीकेशन, इशूज द सर्टिफिकेट एंड पब्लिशेस द ऑनगोइंग वैलिडिटी स्टेटस ऑफ दीज सर्टिफिकेट्स। जो भी हमने उन्होंने इशू करने हैं उसके बारे में ये दे देंगे। अब एक सर्टिफिकेट अथॉरिटी के बाद एक रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी भी आती है, जो कि उनका काम हल्का करने के लिए वो अपना काम ऑफलोड कर देते हैं रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी के ऊपर। तो ये सर्टिफिकेट अथॉरिटी के बिहाफ पे काम कर रहे होते हैं। नाउ registration authority accepts and processes the registration request
and distribute the certificates. वही काम करता है with approval of a certificate authority. A local registration certificate authority, consider it as an office, कोई भी एक छोटा सा ऑफिस होगा, it requires a physical identification. सारे जब डॉक्यूमेंट आपके इकट्ठे कर लेंगे तो फिर उसके बाद वो एक सर्टिफिकेट इशू कर देते हैं. अब अगर आपने उसे देखना है कि एक सर्टिफिकेट्स हमारे कंप्यूटर में कहाँ पे होते हैं, तो आप विंडोज 10 अगर आपके पास कंप्यूटर है, आप क्लिक स्टार्ट एंड जस्ट टाइप सर्टिफिकेट्स, या आप MMC स्नैप इन भी कर सकते हैं. जब आप वो करेंगे तो आपको कुछ इस किस्म की स्क्रीन नज़र आएगी. अब इसके अंदर आप देख रहे हैं कि यहाँ पे पर्सनल सर्टिफिकेट्स हैं या ट्रस्टेड रूट सर्टिफिकेट्स हैं आपके पास, जो भी आपके कंप्यूटर के ऊपर हैं. जब हम ट्रस्टेड रूट सर्टिफिकेट अथॉरिटीज़ या सर्टिफिकेट्स को देखते हैं और इसके अंदर हम सर्टिफिकेट्स के ऊपर जाते हैं, तो ये बहुत सारे सर्टिफिकेट्स हैं जो कि प्री इंस्टॉल्ड एक एप्लीकेशन के अंदर आए हैं. जब आप किसी भी सर्टिफिकेट को खोलेंगे तो उसी तरह उसके अंदर उसका पर्पस लिखा होगा कि वो किस किस चीज़ के लिए, ये कब इशू किया गया था, किसने इशू किया था, और ये वैलिड कब तक है. तो आप देखें ये 2004 में इशू किया गया था और ये 2029 तक वैलिड होगा. इसकी डिटेल्स भी आपको सारी यहाँ पे मिल जाएंगी. अगर आप इसे डिटेल में देखना चाहें जस्ट क्लिक इट और यहाँ इस सेक्शन में आपको नज़र आएगा. यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टीज़ भी नज़र आ रही हैं, आप इसे फाइल पे कॉपी भी कर सकते हैं और ये किसने पाथ इसका क्या है वो यहाँ पे नज़र आ रहा है. इसी तरह आप देखेंगे कि आप इन सारे सर्टिफिकेट्स को सॉर्ट भी कर सकते हैं बाय डेट, किसने इशू किया है, डिजिटल सर्टिफिकेट, रूट अथॉरिटी वगैरह उनके नाम आ रहे हैं. अब यहाँ पे हम कुछ देखेंगे जो कि सर्टिफिकेट एक्सपायर भी हुए हैं. अब यहाँ पे आप देखें कि ये सर्टिफिकेट था जो कि हैज़ एक्सपायर्ड और नॉट येट वैलिड. ये इशू किया था माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन ने इनिशियली 1999 में एक्सपायर हो गया है. आप इसकी यहाँ पे सारी बाकी डिटेल्स चेक कर सकते हैं. अब ये सर्टिफिकेट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. कुछ सर्टिफिकेट्स एक्सपायर हो जाते हैं, कुछ कॉन्स्टेंटली अपने आप को अपडेट करते रहते हैं, या वो एप्लीकेशन चलना रुक जाएगी और आपको रिक्वायर्ड होगा कि आप उस सर्टिफिकेट को वैलिडेट करें. ओनली देन यू विल बी एबल टू रन दोज एप्लीकेशंस. ओके, अब इसके बाद हम देखते हैं कि हम सेल्फ एनरोलमेंट या सेल्फ साइंड सर्टिफिकेट्स किस तरह से जनरेट करते हैं. अब इससे पहले कि हम इस चीज़ को देखें, इस चीज़ को पहले समझने की कोशिश करें कि प्रोसेस क्या होता है एक सर्टिफिकेट को एक्वायर करने के लिए या लेने के लिए. अब जो एप्लीकेंट है वो सबसे पहले एक जनरेट करता है अपनी पब्लिक या प्राइवेट की. ये पहला होता है काम, क्योंकि आपको याद होगा हमने पहले वो हार्डवेयर बेस्ड एनक्रिप्शन वो डिवाइसेस कीज़ की बात की थी, जिसके अंदर हम अपनी की को सिक्योर रखते हैं, जो कि हार्डवेयर होती है किसी भी लॉजिकल और फिजिकल अटैक से आपको सिक्योर रखती है. उसके अंदर हम अपनी कीज़ को सिक्योर कर लेते हैं. नाउ एप्लीकेंट जनरेट्स ए पब्लिक और ए प्राइवेट की, वो पेयर उसके पास होता है. अब जो एप्लीकेंट है वो सबमिट करता है एक सर्टिफिकेट रिक्वेस्ट, अपनी पब्लिक की भेजेगा सर्टिफिकेट अथॉरिटी को कि मैं यूँ हूँ, मेरी ये एप्लीकेशन है, इसके ये डॉक्यूमेंट्स हैं, ये सिक्योर है, किसी किस्म की इसके अंदर फ्लॉज नहीं है, तो काइंडली आप इसके लिए मुझे एक सर्टिफिकेट इशू कर दें. अब सर्टिफिकेट अथॉरिटी या रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी जो है वो क्या करेगी, वो वैलिडेट करेगी आइडेंटिटी को, एप्लीकेंट की एप्लीकेशन को चेक करेगी, उसमें किसी किस्म के फ्लॉज तो नहीं है. फिर सर्टिफिकेट अथॉरिटी एक सर्टिफिकेट इशू करेगी, और वो जब सर्टिफिकेट इशू करेगी तो वो अपनी प्राइवेट की यूज़ करेंगे सर्टिफिकेट अथॉरिटी, और आपकी पब्लिक की यूज़ करेंगे टू जनरेट ए सर्टिफिकेट. जब वो सर्टिफिकेट इशू हो जाता है तो वो आपको CA या RA सेंड कर देता है सर्टिफिकेट एप्लीकेंट को, जो कि आप अपनी डिवाइस के ऊपर या जो भी एप्लीकेशन है उसको उसके ऊपर यूज़ कर सकते हैं. अब यहाँ पे हम देखते हैं कि एनरोलमेंट ऑफ ए सेल्फ साइंड डिजिटल सर्टिफिकेट, उसके अंदर हम देखते हैं कि सेल्फ साइंड सर्टिफिकेट्स कैन बी सेल्फ जनरेटेड एंड सेल्फ साइंड, कि आप खुद जनरेट करके उसे सेल्फ साइन कर सकते हैं. ए सेल्फ साइंड सर्टिफिकेट कैन बी इजीली मैनिपुलेटेड. ये उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि वो किसी अथॉरिटी ने इशू नहीं किया, आपने खुद अपने कंप्यूटर पर खुद से इशू किया और जनरेट किया, साइन किया, तो वो मैनिपुलेट हो सकता है. वो जब भी आप यूज़ करेंगे एक सेल्फ साइंड सर्टिफिकेट, वो आपको एक वार्निंग नज़र आएगी, यूजुअली पेज पिंकिश से कलर का हो जाता है, या आपको वार्निंग देता है कि क्लिक हेयर इफ़ यू आर रियली श्योर टू प्रोसीड. उसके बाद ये है कि हमारे पास है कि इट कैन नॉट बी रिवोक्ड, जो कि नेक्स्ट इसका इशू है. और तीसरी चीज़ और या फोर्थ जो हम लास्ट इसमें देखेंगे, एक वेब ऑफ ट्रस्ट होता है, सेल्फ साइंड और जनरेटेड सर्टिफिकेट्स विच कैन बी साइंड और वैलिडेटेड बाय अदर यूजर्स. अच्छा, अब इसके अंदर ये है कि जब इसके अंदर प्रॉब्लम है, ये मैनिपुलेट हो सकता है और वार्निंग मैसेज भी दिखाएगा और ये रिवोक भी नहीं हो सकता, तो फिर हम इसे यूज़ क्यों करते हैं, इसकी रीज़न क्या है.
इसकी रीज़न ये होती है कि अगर आप एक इंटरनल डेवलपमेंट कर रहे हैं विद इन योर ऑर्गेनाइजेशन और आप उसे टेस्टिंग सर्वर्स के ऊपर चला रहे हैं तो वो आपसे बाज़-औक़ात सर्टिफिकेट्स के बारे में पूछते हैं, तो इन दैट केस यू कैन जनरेट ए सेल्फ साइन सर्टिफिकेट और उसे आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। अब सर्टिफिकेट वैलिडिटी को अगर हम देखते हैं तो सर्टिफिकेट वैलिडिटी है के अंदर हमारे पास दो चीज़ें आते हैं, सर्टिफिकेट रिवोकेशन लिस्ट और हमारे पास होता है ऑनलाइन सर्टिफिकेट स्टेटस प्रोटोकॉल। अब सर्टिफिकेशन रिवोकेशन लिस्ट होती है कि सर्टिफिकेट अथॉरिटी मेंटेन करती है लिस्ट ऑफ रिवोक्ड सर्टिफिकेट्स जो भी उन्होंने रिवोक किए हैं। उसके अंदर उनके पास दो किस्म के मॉडल हैं, एक पुल मॉडल है और एक पुश मॉडल है। जो पुल मॉडल है वो ये करता है कि सर्टिफिकेट इज डाउनलोडेड बाय द यूजर और ऑर्गेनाइजेशन इटसेल्फ, कि अगर उन्हें चाहिए वो वहां से खुद सर्टिफिकेट को डाउनलोड करेंगे। पुश मॉडल के अंदर क्या होता है कि ऑटोमेटिकली सर्टिफिकेट अथॉरिटी रेगुलर इंटरवल्स के ऊपर वो सर्टिफिकेट उस डिवाइस या एप्लीकेशन के ऊपर कॉन्स्टेंटली पुश करती रहती है। ना ऑनलाइन सर्टिफिकेशन स्टेटस प्रोटोकॉल क्या है कि एक प्रोसेस है जो चेक करता है द स्टेटस ऑफ ए सर्टिफिकेट इन रियल टाइम, कि जब वो एक एप्लीकेशन या डिवाइस चल रही है तो वो रियल टाइम के ऊपर जाके उसके मुस्तकिल सर्टिफिकेट्स को चेक करता रहता है। इसके बाद हमारे पास है स्ट्रेंथ एंड वर्क फैक्टर। स्ट्रेंथ ऑफ ए क्रिप्टो सिस्टम डिपेंड्स ऑन कॉम्बिनेशन ऑफ एल्गोरिदम, जो भी उसका एल्गोरिदम प्रोसेस हो, लेंथ ऑफ द की एंड सिक्रेसी ऑफ द की विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि अगर आप की को प्रॉपर सिक्योर नहीं करेंगे, अगर आपकी वो की लीक आउट हो जाती है और अगर आप वो सेम की यूज़ कर रहे हैं फॉर एनक्रिप्शन ऑफ अदर डिवाइसेस या एप्लीकेशंस एज वेल, तो आपका पूरा क्रिप्टो सिस्टम जो है ये वीकन हो जाता है। इफ़ ए सिंगल एलिमेंट इज़ वीक द एंटायर सिस्टम कैन बी कॉम्प्रोमाइज। नाउ इसके अंदर तीन मेन वर्ड्स हैं जो कि आपको हमेशा जहन में रखना चाहिए। एक है वर्क फैक्टर, दूसरा है डेप्रिकेटेड, तीसरा है ब्रोकन। वर्क फैक्टर इज द टाइम रिक्वायर्ड टू ब्रेक द क्रिप्टो सिस्टम, कि कितना टाइम लगेगा किसी भी एक की को ब्रेक करने के लिए। डेप्रिकेटेड होता है कि दैट मीन्स दैट द यूज ऑफ द एल्गोरिदम या की लेंथ जो है उसकी वो अलाउड है, बट उसके साथ कुछ रिस्क एसोसिएटेड है जिसका आपको पता होना चाहिए और उसके बावजूद भी आप यूज कर रहे हैं, तो इट्स जस्ट ए वार्निंग कि ये डेप्रिकेटेड है, इट्स रिकमेंडेड नॉट टू यूज बट इट कैन बी यूज्ड। Broken means that the algorithm or the key length is exploitable and must not be used at any cost. तो इसके अंदर तीनों के अंदर ये फ़र्क है कि वर्क फैक्टर जो है वो बता रहा है कि कितना टाइम लगेगा किसी भी की को ब्रेक करने के लिए। डेप्रिकेटेड ठीक है, वीक है, यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ब्रोकन इज़ नॉट रिकमेंडेड टू बी यूज्ड। अब की मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन एवर वी आर टॉकिंग अबाउट किसी भी क्रिप्टोग्राफिक सिस्टम की, तो हमें की मैनेजमेंट उसकी बहुत अच्छे तरीके से करनी होती है, बिकॉज द एक्टिविटीज इन्वॉल्व इन हैंडलिंग द क्रिप्टोग्राफिक कीज एंड अदर रिलेटेड सिक्योरिटी पैरामीटर्स इंक्लूडिंग द एंटायर लाइफ साइकिल ऑफ इट, कि आपने कब की रखनी है, डिस्ट्रॉय कब करनी है, उसकी एक्सचेंज किस तरह होगी, उसकी स्ट्रेंथ किस तरह होगी, उसका डिस्ट्रक्शन और रिप्लेसमेंट प्रोसेस क्या होगा, इस सारी चीज़ों को आपको जब देखते हैं तो उसे हम की मैनेजमेंट कहते हैं। अब की मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस स्टेटमेंट, की मैनेजमेंट प्रैक्टिस स्टेटमेंट जो है जिसे हम KMPS भी कहते हैं, ये एक डॉक्यूमेंट है जो डिस्क्राइब करता है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को, रिस्पॉन्सिबल रोल्स एंड रूल्स फॉर ए की मैनेजमेंट। तो इसके अंदर हमें सारा पता लग जाता है कि हम किस तरह की को रखेंगे, उसकी डिस्ट्रक्शन किस तरह होगी, उसकी क्रिप्टो स्ट्रेंथ, उसकी श्रेडिंग किस तरह होगी, एक्सचेंज क्या होगा और वो सारी चीज़ें। अब की मैनेजमेंट की बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या हैं, उसके अंदर हमारे पास आता है यूजेज, स्ट्रेंथ और स्टोरेज। यूजेज है जो कि हमने कोई भी एनक्रिप्शन के लिए यूज़ की है वो हम सिंगल टाइम यूज़ करेंगे, उसे हम बार बार यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हम उस किसी भी की को बार बार यूज़ करते हैं तो वो उसे वीक कर देता है। स्ट्रेंथ है ऑफ द की मस्ट बी इन अकॉर्डेंस विद द डेटा प्रोसेस और द प्रोटेक्शन रिक्वायरमेंट्स, कि कितना इंपॉर्टेंट डेटा है, उसकी कितनी लंबी की चाहिए होगी। अब ये चीज़ भी जहन में रखें कि जितनी बड़ी की होगी, कितनी कम्प्लेक्स की होगी, उतना ही टाइम चाहिए होगा उसे प्रोसेस करने के लिए। स्टोरेज है, प्राइवेट कीज मस्ट बी स्टोर्ड सिक्योरली, हार्डवेयर सिक्योरिटी मॉड्यूल यूज किया जाता है टू स्टोर द क्रिप्टोग्राफिक कीज इन ए टेम्पर रेजिस्टेंट हार्डवेयर प्रोवाइडिंग ए लॉजिकल एंड फिजिकल प्रोटेक्शन। ये हमने पहले भी डिवाइसेस देखी थी इसकी, जिसके थ्रू हम इसे प्रोटेक्ट करते हैं। इसके बाद जो हमारे पास लास्ट टॉपिक है इस थर्ड मॉड्यूल का, वो की स्क्रू है। इट्स ए प्रोएक्टिव arrangement in which keys need to decrypt are held
in a escrow, so in case of an emergency a third party may gain access to those keys. Recommended नहीं है, लेकिन फिर भी एक just to be on the safer side, क्योंकि अगर आपकी की आपसे ज़ाया हो गई तो आप फिर कुछ भी डिक्रिप्ट नहीं कर सकेंगे। उसके लिए एक प्रॉपर मैकेनिज़्म होता है कि आपकी ये जो की है आप एक थर्ड पार्टी के पास, जिसे हम स्क्रो भी कहते हैं, एक सेफ एनवायरनमेंट के अंदर रखते हैं कि उसे एक्सेस किया जा सके या एक थर्ड पार्टी उस की को एक्सेस कर सके डिक्रिप्ट करने के लिए, उसे हम की स्क्रो कहते हैं। तो ये हमारा मॉड्यूल नंबर 3 था जो आज हमने कंप्लीट किया है। अब वेरी सून वील स्टार्ट वर्किंग ऑन द मॉड्यूल नंबर 4 विच इज़ द लास्ट मॉड्यूल ऑफ CompTIA Security Plus certification. That's it for today. Kindly subscribe to the channel, like the videos, hit the bell icon, और जितने भी keywords हैं वो मैं description के अंदर दे दूंगा। Kindly make sure कि comments किया करें ताकि हम इसे मज़ीद बेहतर बना सकें। That's it for today. Thank you very much.